शालिनी सुबह सुबह काम पे जा रही होती है। तभी शालिनी की माँ वंदना आती है। बेटा कब तक तू ऐसे काम करती रहेगी? तू घर संभाल रही है, तू ही बाहर का ही सब देखती है। माँ, आपकी क्या कोई और बेटी भी है जो वो ये सब करे? नहीं ना, जब आपकी बेटी एक ही है तो ये सब वही करेगी ना। और अब आपकी तबीयत खराब रहती है तो मैं आपको ऐसी हालत में और थोड़ी ना कुछ करने दे सकती हूँ। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और तू अब भी अपनी माँ के पास ही है। लोग क्या सोचते होंगे? माँ, आप क्यों इतना लोगों के बारे में सोचती हो? अरे लोग जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ये दुनिया कैसे चलेगी? आप ही बताओ। अब लोग थोड़ी आपकी देखभाल करते हैं जो अब आप लोगों के बारे में इतना सोच रही हो। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तू ऐसे लोगों के घर में जाकर काम करे और मैं यहाँ आराम से बैठूं। बेटा मैं क्या सोच रही हूँ कि तू ये सब छोड़कर अपना कुछ क्यों नहीं करती है? माँ, मैं तभी तो पैसे जोड़ रही हूँ। अब घर के काम करने से इतनी तो कमाई होती नहीं है कि मैं अभी वो काम छोड़कर अपना काम कर सकती रहूँ। हर चीज में थोड़ा बहुत समय लगता है ना। इतनी दौड़ भाग करती है, तू कमजोर होती जा रही है। अपने शरीर पर भी ध्यान दे लिया कर। माँ, जो गरीब होता है ना उन्हें अपने शरीर पर नहीं बल्कि कमाई पर ध्यान देना चाहिए। और अब आप मुझे बातों में मत लगाओ। मैं जा रही हूँ काम पर, वरना मालिक चिक चिक करेगी। शालिनी इतना बोलकर काम पर चली जाती है। लेकिन काम से शालिनी बहुत जल्दी घर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा उदास भी होकर एक तरफ बैठ जाती है। क्या हुआ शालिनी बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? माँ, वो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? अब हमारा घर कैसे चलेगा माँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अचानक से ये क्या हो गया? बेटा तू परेशान मत हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर तेरा काम गया है तो भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा जरूर सोचा होगा। तू परेशान मत हो मेरी बच्ची। माँ, कैसे ना परेशान हूँ मैं। पहले से ही हमारे हालत कुछ ठीक नहीं थे और अब ये सब हो गया। घर का किराया भी देना है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। शालिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब से उसका काम छूट जाता है। शालिनी अगले दिन काम की तलाश में जाती है तो देखती है कि जगह जगह ठेले लगे होते हैं तरह तरह के चीजों के। मैं दूसरों के पास काम मांगने तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी जंग खुद ही लड़ रहा है। मुझे भी अब ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे किसी के घर काम मांगने की जरूरत ही ना पड़े। शालिनी को काफी अच्छा डोसा बनाने आता था, इसीलिए अब वो एक मसाला डोसा की रेडी लगाने की सोचती है और उसकी तैयारी में लग जाती है। शालिनी मसाला डोसा की रेडी लेकर सड़क के किनारे पर बेचने के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक शालिनी की रेडी पर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी मसाला डोसा खाने नहीं आया। कहीं मैं मसाला डोसा की रेडी लगाने का गलत फैसला तो नहीं ले लिया है ना? लेकिन अब फैसला गलत हो या सही, मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना और अपने काम पर सोचना चाहिए। आज नहीं तो कल मेरी इस रेडी को मैं आगे तक जरूर पहुंचाऊंगी। शालिनी काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। कुछ देर बाद शालिनी वापस घर चली जाती है और अगली सुबह फिर अपना मसाला डोसा बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद शालिनी की रेडी पर एक अभय नाम का लड़का आता है। एक पनीर डोसा देना। माफ करना, मेरी रेडी पर केवल मसाला डोसा ही है। तुमने डोसा की रेडी तो लगा रखी है, लेकिन तुम्हारे पास एक पनीर डोसा तक नहीं है। माफ करना, वो अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पनीर या कुछ और डोसा बेचूं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक मसाला डोसा ही दे दो फिर। शालिनी अभय को जल्दी से एक मसाला डोसा बनाकर देती है और अभय खाने लगता है। वाह क्या डोसा है, आपका डोसा तो बड़ा ही टेस्टी है। कहीं किसी से सीखा है क्या, या पहले किसी ढाबे में काम करती थी आप? सच में आपके डोसे में तो बहुत बढ़िया स्वाद था। नहीं सर जी, मैंने कहीं से नहीं सीखा। बस जहाँ पहले साफ सफाई का काम करती थी तो वो लोग बोलते थे मसाला डोसा, तो वहीं बनाती रहती थी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे ये मसाला डोसा के आगे तो पनीर डोसा भी फीका पड़ गया। एक और बना दो मेरे लिए। जी अभी बनाती हूँ। वैसे तुम इतना अच्छा मसाला डोसा बनाती हो, तुम्हारी तो बहुत कमाई होती होगी ना? नहीं सर जी, कल से मैंने ये रेडी लगाना शुरू किया है और आप ही मेरे पहले ग्राहक हो। क्या मतलब अब तक तुम्हारे हाथों का इतना लाजवाब डोसा किसी ने नहीं खाया है? नहीं। कोई बात नहीं, जितना स्वाद लाजवाब है ना, अब तो आपकी बिक्री ही बिक्री होगी। अभय वहाँ से डोसा खाकर चला जाता है और उसके बाद अभय रोज वहाँ डोसा खाने आया करने लगा।
धीरे धीरे शालिनी की रेडी पर काफी लोग आने लगे। कुछ दिनों बाद अभय अपनी दोस्त नीतू के साथ शालिनी की रेडी पर डोसा खाने आता है। अरे शालिनी जी, जरा 2 प्लेट मसाला डोसा तो लगा दो। अबे तू पागल हो गया है क्या? कहीं से भी कुछ भी खा रहे? तुझे पता भी है ये लोग किस तरह बनाते होंगे? देखकर ही लग रहा है कि कई दिनों से नहाया तक नहीं है इसने। अरे नीतू, तू कुछ भी मत बोल। शालिनी जी बहुत साफ सुथरे तरीके से मसाला डोसा बनाती हैं। मैं यहीं से रोज खाता हूँ और स्वाद तो इतना अच्छा होता है कि उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती यहाँ से। मुझे तो यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पता नहीं तू कैसे खाता है। यार तू बहुत साफ सुथरी लग रही है और शालिनी जी को मैं काफी समय से जानता हूँ। ये गंदे तरीके से नहीं बनाती हैं। देख आसपास और लोग खा रहे हैं। मैं कोई वीआईपी नहीं बन रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा है। सच में देखना आसपास भी कितनी गंदगी है। मैं तो क्या, यहाँ कोई और भी नहीं खा पाएगा डोसा। रहने दे तू, मैं हूं ना तेरे साथ, इसीलिए इतने नखरे दिखा रही है, वरना तू तो रोड साइड से ही खाती रहती है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मसाला डोसा खाने आया हूँ, डोसा ही खाऊंगा। तू वेट कर मेरा। मैडम, आपको लग रहा होगा कि मैं साफ सफाई से नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप गलत सोच रही हैं। मैं बहुत साफ सफाई से बनाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए। शालिनी की बात सुनकर नीतू चुप हो जाती है और वो अभय के साथ मसाला डोसा खाकर चली जाती है। नीतू को भी मसाला डोसा काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। अभय को शालिनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगने लगती है, इसीलिए अब वो आए दिन शालिनी की रेडी पर जाता है और शालिनी से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। अब शालिनी का मसाला डोसा भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। कुछ दिनों बाद अभय शालिनी के पास जाता है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो तुम दिल के आकार का मसाला डोसा बना सकती हो क्या? दिल के आकार का? उसमें क्या अलग होगा? वो भी तो डोसा ही होगा ना। और मेरे यहाँ कौन आ रहा है कि दिल के आकार का डोसा लेने आएगा? मेरे यहाँ तो सब एक ही आकार का डोसा लेते हैं। अरे मेरे लिए तो बना सकती हो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम पहली बार आए थे मेरी रेडी पर तो तुमने मुझसे पनीर डोसा मांगा था, लेकिन मेरी रेडी पर वो नहीं था और तुमने मसाला डोसा ही खाया था, जो तुम्हें बहुत पसंद आया था। मुझसे और रुका नहीं जाएगा। शालिनी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारा डोसा बहुत पसंद है और साथ ही साथ तुम भी। पसंद तो मुझे भी बहुत हो तुम, लेकिन मैं इस रेडी को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आज मेरी जो भी पहचान है वो बस इस रेडी की वजह से है। अगर तुम ये कहो कि शादी के बाद मैं ये रेडी लगाना छोड़ दूं, तो ये हो नहीं सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी रेडी लगाना कभी ही बंद ना करो और मैं बल्कि तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। शालिनी एक गरीब मसाला डोसा वाली जिसकी रेडी अच्छी चल जाती है और उसकी दौरान उसे एक अच्छा लड़का भी मिल जाता है। कीर्ति को लीची खाने का बहुत शौक था। कीर्ति को हर साल गर्मी के आने का इंतजार रहता था कि कब गर्मी आए और वो कब लीची का भरपूर आनंद ले सके। ऐसे ही गर्मियों का वक्त था और कीर्ति अपने ऑफिस से घर जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में लीची का एक ठेला दिखता है और वो ठेले वाले के पास जाकर कहती है, भैया लीची कैसे दिए? अरे लाल और पीले पीले बिकते हैं लीची बड़े नशीले। लीची कितने की है भाई साहब? अरे 80 रुपए किलो दिया है बहन जी। बहुत ही मीठे और नशीले हैं। एक बार खाओगी ना तो बार बार खाओगी। अरे भैया, मैं तो हर साल बस गर्मी आने का इंतजार करती हूँ कि कब गर्मी आए और मुझे लीची खाने को मिले। तो मैडम देरी किस बात की कर रही हो? जल्दी से लीजिए और घर पर जाकर ठंडे ठंडे लीची का मजा लीजिए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 1.5 किलो लीची दे दीजिए। लीची वाला कृति को लीची तोल कर देता है और कृति लीची लेकर घर आती है और जल्द से जल्द फ्रेश होकर लीची को एक कटोरे में डालकर और सबको 2-2 लीची देकर खुद सारा खाने लगती है। उसे ऐसा करता देख कृति की माँ सरला बोलती है, क्या है ये? तूने सबको 2-2 लीची दी और खुद अकेले इतनी सारी लीची खा रही है। अगर लाना था तो थोड़ा ज्यादा ले आती। माँ, इतने सारे तो लेकर आई हूँ, अब क्या पूरी रेडी लेकर आती? और आपको तो पता है ना कि मुझे लीची कितनी पसंद है। अगर आप लोगों को मैंने 2-2 दी भी है ना, तो सोचो कितना बड़ा दिल है मेरा। ओह, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। रहने दे, लीची की लालची औरत। भगवान करे तेरी लीची में कीड़ा निकल जाए।
आपको तो मेरी खुशी हजम ही नहीं होती। आप लोगों के साथ बैठकर लीची खानी ही नहीं है मुझे। कृति इतना बोलकर वहाँ से लीची लेकर अपने कमरे में चली जाती है और लीची खाकर उसके बीच अपने तकिए के नीचे रख देती है। दिन गुजरते रहते हैं और कृति रोज खाना खाने के बाद लीची खाती है और उसके बीच अपने तकिए के नीचे रख देती थी। ऐसे ही एक दिन कृति लीची खाती है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है, जिसकी वजह से पूरे बिस्तर पे चींटी लग जाती है और एक चींटी कृति के लिप्स पर काट लेती है। अगली सुबह कृति सोकर उठती है और अपने कमरे से बाहर जाती है तो कृति को देखकर सरला बोलती है, ये क्या हो गया तेरे ऑटो को? लगता है रात को गोरीले से मिलके आई है। क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या हुआ है मेरे ऑटो को? देख तो जरा अपने ऑटो को, ऐसा लग रहा है गोरीले ने पप्पी ली है तेरी। कृति शीशा देखते हुए रोने लगती है और बोलती है, ये पक्का मैंने तकिए के नीचे लीची के बीज रखे थे ना, उसकी वजह से चींटी ने काट लिया और मेरे होठों की ये हालत हो गई। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? और खा अकेले अकेले लीची। और ये तकिए के नीचे बीज रखने किसने कहा है तुझे? तुझे क्या लगता है बीज रखने से परी आएगी और तेरे तकिए के नीचे बहुत सारे लीची रख जाएगी? माँ मजाक मत करो और इसे ठीक करने के लिए कोई उपाय बता। मैं ऐसे होठों के साथ नहीं रह सकती। इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ तू लीची खाते रहे, शायद ठीक हो जाए। सरला कीर्ति का मजाक बनाकर घर का काम करने लग जाती है और कीर्ति शीशे में अपने होठ को निहारती रहती है, लेकिन वो लीची खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और कीर्ति के होठ ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कीर्ति को देखने के लिए सुषमा और उसका बेटा सागर आते हैं और कीर्ति को पसंद करके रिश्ते तय कर देते हैं। कुछ ही हफ्ते बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दिया जाता है और कीर्ति अपने ससुराल आ जाती है और सारे घर का काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति टीवी देख रही होती है कि तभी उसको टीवी में लीची का शेक बनाना सिखा रहे होते हैं और उसको देखकर कीर्ति खुद से बोलती है, हाय कितना वक्त हो गया है मुझे लीची खाए। इसको देखकर तो मुंह में पानी ही आ गया। आज ही सागर जी को लीची लाने को कहती हूँ। इतना कहकर कृति अपने पति सागर को कॉल करती है और उससे बोलती है, सागर जी आज आते वक्त मेरे लिए लीची लेते आइएगा, आज ना बड़ा मन कर रहा है। अरे आजकल के लीची सही नहीं आ रहे हैं, उनमें कीड़े निकल रहे हैं। मैं कहूँ तो मत खाओ। नहीं नहीं, मुझे तो लीची ही खानी है, आप वही लेकर आना। एक दो में तो कीड़े निकल ही जाते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। कीर्ति सागर से बात करके फोन काट देती है और अपने बाकी कामों में लग जाती है। फिर रात को सागर कृति के लिए लीची लेकर आता है और हमेशा की तरह कृति खाना खाने के बाद लीची को खा लेती है और हमेशा की तरह सबको दो दो देती है और बाकी खुद खा जाती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और कृति को फूड एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको खुजली होने लगती है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और खुद से दवाई लेकर खा लेती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति घर में बैठकर लीची खा रही होती है कि तभी सुषमा आती है और बोलती है, बहू फिर से तुझे लीची खाने का शौक चढ़ गया है। बेटा तुझे पता है ना कि लीची में कितने कीड़े निकल रहे हैं और ऊपर से तुझे कुछ दिन पहले ही फूड एलर्जी हुई थी। तो क्या हुआ माँ जी, मेरी फूड एलर्जी से लीची का क्या लेना देना? बहू तू लीची की इतनी शौकीन है कि तू कीड़े वाली लीची भी खा ले। माना कि लीची सेहत के लिए अच्छी होती है, पर इतनी भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं लीची खाऊंगी नहीं, अब मैं लीची का शेक बनाकर पी लूंगी। अब तो ठीक है। तुझे समझाना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना है। मैं तुझसे बड़ी हूँ, मेरा काम तुझे समझाना है। समझना चाहे ना समझना वो तेरी मर्जी है। सुषमा कीर्ति को इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कीर्ति बैठकर लीची के मजे उठाती हुए लीची खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कीर्ति के पूरे शरीर पर खुजली, लाल चकत्ते और होठों पर सूजन आने लगती है, लेकिन कीर्ति इन सबको बस हल्के में लेती है और ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही एक दिन सुषमा और कीर्ति दोनों बैठकर कुछ काम कर रहे होते कि तभी सुषमा की नजर कीर्ति के हाथ पर जाती है। बहू ये तेरे हाथ लाल और होठों पर सूजन कैसे हो रही है? पता नहीं माँ जी, इसमें खुजली भी हो रही है। हो सकता है इतनी गर्मी की वजह से ये सब हो रहा हो। ये कितने टाइम से हो रहा है तुझे?
ये तो अभी कुछ ही समय से हुआ है ना, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? तू अपनी मर्जी की डॉक्टर है क्या जो खुद से ही ठीक हो जाएगी? जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलना है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरे माँ बाप तो हमें ही पकड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी ना 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। आप भी सुन लेना, डॉक्टर यही बोलेंगे कि गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा लीची खा लेती हूँ। कीर्ति इतना बोलकर पहले रसोई में जाकर लीची खाती है, फिर जल्दी से जाकर रेडी होती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आती है। उसके बाद सुषमा और कीर्ति दोनों अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। कीर्ति डॉक्टर को सब सच बताती है और डॉक्टर कहते हैं, ये तुम्हें कितने टाइम से हो रहा है? बस कुछ ही दिन से। कुछ दिनों पहले ना मुझे फूड एलर्जी हो गई थी। ठीक है, आपने कोई फूड एलर्जी की कोई दवाई करवाई है क्या? नहीं डॉक्टर, बस ऐसे ही दवाई खा ली थी और ठीक भी हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ना ये खुजली और लाल चकत्ते से हो रहे हैं, साथ ही होठों में सूजन भी आ रही है। अच्छा, मुझे बताइए इसके बाद आपने फूड में क्या क्या खाया है? जी मैंने घर का खाना और बस मेरी पसंद की ना लीची ही खाई थी। बस आपकी समस्या का कारण लीची है। आपको पता होना चाहिए था कि फूड एलर्जी लीची खाने से ही होती है, क्योंकि लीची की तासीर गर्म होती है, जिससे फूड एलर्जी होने के बाद वो आपके ब्लड से मिलके खुजली पैदा करता है। सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगी। लेकिन आप लीची खाना बंद कर दीजिए। मैं तुझे कह रही थी ना कि लीची मत खा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल आज तुझे बहुत सारी लीची ला कर देती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे लीची खाने का? नहीं नहीं माँ जी, ये सुनने के बाद तो मेरा सारा शौक उतर गया है। आप घर चलिए। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं और कीर्ति का लीची खाने का सारा शौक उतर जाता है और लीची खाना बंद कर देती है।